तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हरियाणा की ग्रामीण और आर्थिक धड़कन को समझने का सबसे सटीक तरीका है। बिल्कुल। मतलब जब भी किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान सीधे बड़ी इंडस्ट्रीज या आईटी सेक्टर पर चला जाता है। लेकिन आज हमारे पास जो विस्तृत नोट्स हैं, जो डेटा है, वो एक अलग ही कहानी बता रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ एक आंकड़ा है जो सीधे ध्यान खींचता है। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का जो 2.5% का योगदान हाँ, है 2.5%। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता तो 673 ग्राम है, जो कि बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। आज का हमारा मिशन यही है कि हम पशु जनगणना के इतिहास से लेकर हर एक जानवर की जिलेवार स्थिति और प्रमुख अनुसंधान केंद्रों का पूरा विश्लेषण करें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं होता। अगर कोई इन आंकड़ों को ध्यान से देखे तो ये सिर्फ जानवरों की गिनती नहीं है, ये विकास, संस्कृति और इतिहास का एक एक पूरा मानचित्र पेश करते हैं। 2.5% जीडीपी का मतलब है एक पूरी की पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था का चलना। सही कहा। और प्रति व्यक्ति 673 ग्राम दूध की खपत ये बताती है कि पोषण और दैनिक जीवन में पशुधन कितनी गहराई तक जुड़ा है। ये जानकारी किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए बेहद काम की है, क्योंकि ये बताती है कि समाज कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। और इस बदलाव को मापने का जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है। मतलब भारत की पहली अखिल भारतीय पशु जनगणना आज से कोई 100 साल पहले 1919-1920 में हुई थी। ब्रिटिश काल में। हाँ, और अगली तुरंत 1924-1925 में हुई। ये कहानी की तरह लगता है कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर गिनती शुरू की गई होगी। और ये गिनती कोई एक बार की गतिविधि नहीं थी। ये अनिवार्य कर दिया गया था कि हर 5 साल में ये जनगणना होगी। हर 5 साल में? हाँ, अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहली पशु जनगणना 1951 में हुई थी। ये वो समय था जब देश अपनी बुनियाद को फिर से समझ रहा था। और अगर हम हाल के आंकड़ों पर आएं तो 20वीं पशु जनगणना की रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में पेश की गई थी। बिल्कुल। नियम के हिसाब से 21वीं जनगणना 2024 में होनी थी, पर उसकी रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई है। लेकिन 2019 वाली रिपोर्ट में एक बहुत ही, मुझे तो बड़ा अजीब लगा, पहली बार बिल्लियों को भी शामिल किया गया था। हाँ, बिल्लियों को। मतलब पेट कल्चर इतना बढ़ गया है कि अब आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती हो रही है। ये समाज के बदलते स्वरूप का सीधा प्रमाण है। लेकिन इसी डेटा में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। वो क्या? देखिए, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हरियाणा में भैंसों की वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई। अच्छा। लेकिन जब हम कुल पशुधन बढ़ोतरी को देखते हैं तो राज्य में आज भी सबसे आगे भैंसी है। यानी प्रतिशत कम है, पर कुल संख्या में वो सबसे बड़ा हिस्सा है। अरे वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। और अगर जिलों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक पशुधन हिसार में है और सबसे कम पंचकुला में, जो शायद शहरीकरण का सीधा असर दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है, और इसे इतिहास से भी जोड़कर देखा जा सकता है। कैसे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं उनमें घोड़ों की कोई जानकारी नहीं मिलती। सही बात है। और आज हमारे पास घोड़ों का, बिल्लियों का, सबका विस्तृत डेटाबेस है। ये एकदम विपरीत है और दिखाता है कि मानव सभ्यता ने अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे नए जानवरों को जोड़ा है। इसके लिए बाकायदा संस्थागत विकास भी हुआ है। जैसे कि कानून? हाँ, जैसे 2018 का हरियाणा पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, और उससे पहले साल 2000 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना। तो ये सिर्फ गिनती नहीं है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम हरियाणा और पशुधन की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले आता है वो है मुर्रा भैंस। मुर्रा, बिल्कुल, हरियाणा की शान। हाँ, इसके जो स्थानीय नाम हैं वो भी कितने दिलचस्प हैं। इसे खुंडी भी कहा जाता है। और एक नाम जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है एशियन ट्रैक्टर। मतलब ये नाम अपने आप में इसकी ताकत और अहमियत को बता देता है। ये हरियाणा में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है।
एशियन ट्रैक्टर नाम एकदम सटीक है। जिस तरह ट्रैक्टर खेती का आधार है, मुर्रा भैंस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। हाँ। और अगर हम इसके वितरण को देखें तो सर्वाधिक भैंसें हिसार में है। हिसार। उसके बाद जींद का नंबर आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेष रूप से मुर्रा नस्ल सर्वाधिक जींद में है। अच्छा, ओवरऑल हिसार, लेकिन मुर्रा के लिए जींद। बिल्कुल। और सबसे कम भैंसें कहाँ है? पंचकुला और उसके बाद गुरुग्राम में। फिर से वही शहरीकरण वाला फैक्टर। हाँ, कंक्रीट के जंगल। और भैंसों के बाद बात आती है गायों की। हरियाणा में साहीवाल नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है, जो लाल रंग की होती है। जी, लाल रंग की साहीवाल। और इसका विश्व और राज्य स्तर पर सर्वाधिक संकेंद्रण सिरसा जिले में है। अगर हम कुल गायों की बात करें तो सर्वाधिक गायें सिरसा में हैं और दूसरे नंबर पर हिसार है। और सबसे कम गायें नूह में है और फिर पंचकुला का नंबर आता है। यहाँ गौशालाओं का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हरियाणा की पहली गौशाला 1878 में रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। 1878 में? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ये इस क्षेत्र की पुरानी परंपरा को दर्शाता है। आज के समय में सर्वाधिक गौशालाएं सिरसा में है और सबसे कम यमुनानगर में है। और इसे लेकर जो कानूनी ढांचा है वो भी काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। हमारे नोट्स के अनुसार 2015 में गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन कानून लागू किया गया था। इस कानून में न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये तथ्य बस ये स्पष्ट करते हैं कि इस विषय को प्रशासनिक स्तर पर कितनी गंभीरता से लिया जाता है। हाँ, ये सीधे तौर पर व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन व्यवस्था के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो सच में हैरान करने वाली हैं। जैसे 2015 में देशी गायों के लिए आधार कार्ड योजना शुरू की गई। डिजिटल पहचान। हाँ, इंसानों की तरह। और 2017 में तो हिसार में गायों के लिए भारत का प्रथम मसाज पार्लर स्थापित किया गया। मसाज पार्लर? बिल्कुल। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक हो, लेकिन ये आधिकारिक डेटा है। ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। वो कैसे? आधार कार्ड का मतलब है हर पशु की जेनेटिक और स्वास्थ्य संबंधी ट्रैकिंग, और मसाज पार्लर तनाव कम करने के लिए है, जिसका सीधा असर दूध के उत्पादन पर पड़ता है। ये दिखाता है कि पशुपालन अब कितना व्यावसायिक और वैज्ञानिक हो चुका है। विज्ञान और तकनीक का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और जब विज्ञान की बात आती है तो हमारे पास जो अनुसंधान संस्थानों की सूची है वो भी बहुत लंबी है। बिल्कुल। और इसमें हिसार एक बहुत बड़े हब के रूप में उभर कर आता है। एकदम सही। अगर कोई इस मैप को देखे तो हिसार तो संस्थानों से भरा हुआ है। 1986 में वहां राष्ट्रीय अश्व यानी घोड़ा अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान भी हिसार में है। सूअर प्रजनन संस्थान भी वहीं है। और एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। क्या? हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म यानी कैटल फार्म 1809 में हिसार में ही स्थापित हुआ था। 1809 में? मतलब ये परंपरा 2 सदियों पुरानी है। हाँ, और भैंसों की इतनी अहमियत को देखते हुए 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी हिसार में ही बनाया गया। तो हिसार तो सच में पशुधन का पावर हाउस है। लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। जैसे कि राजकीय ऊंट प्रजनन संस्थान, ये सिरसा में है। सिरसा में। और सूअर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो करनाल के बस्तवाड़ा में है। और हमारी जो सबसे खास नस्ल है मुर्रा, उसके लिए नारनौंद जो हांसी में है, वहां मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास संस्थान बनाया गया है। बिल्कुल। और 2 बहुत ही अनोखी पहलें भी हुई हैं। हाँ, जैसे कैथल में हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। और सबसे खास हरियाणा का और देश का प्रथम नंदघर। हाँ, ये हसनपुर सोनीपत में है। ये नंदघर पारंपरिक गौशालाओं का एक बहुत ही आधुनिक रूप है, जहां वैज्ञानिक तरीके से देखभाल होती है। इन वैज्ञानिक संस्थानों के साथ साथ जो पारंपरिक मेले हैं वो भी बहुत बड़े पैमाने पर लगते हैं। झज्जर। हाँ, और ऊंटों का सबसे बड़ा मेला भिवानी के लोहारू में लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि लोहारू में ही बकरी प्रजनन केंद्र भी है। ये मेले बताते हैं कि जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के सबसे तेज और शायद सबसे मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रैपिड फायर पशु जनगणना। बिल्कुल। हम बाकी बचे सभी जानवरों का जिलेवार डेटा देखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ। और इसमें जो भौगोलिक पैटर्न उभर कर आता है वो सच में हैरान करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं भेड़ों से।
सर्वाधिक भेड़ें भिवानी और हिसार में हैं। और सबसे कम गुरुग्राम और फरीदाबाद में। फिर से वही शहरी इलाके। मैं सबसे नीचे। हाँ। अब बकरियों की बात करें तो सर्वाधिक बकरियां सिरसा और महेंद्रगढ़ में हैं और सबसे कम पानीपत और यमुनानगर में। अब आते हैं घोड़ों पर। सर्वाधिक घोड़े गुरुग्राम और करनाल में हैं। अरे, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा? हाँ, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, शायद वहां के फार्म हाउसेज और राइडिंग क्लब्स की वजह से। और सबसे कम घोड़े पंचकूला और फरीदाबाद में हैं। ये डेटा तो सच में दिलचस्प है। और टट्टू यानी पोनी सर्वाधिक गुरुग्राम और जींद में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो क्या? सबसे कम टट्टू पंचकूला में है। और पता है वहां कितने टट्टू हैं? कितने? सिर्फ एक। पूरे पंचकूला में सिर्फ एक टट्टू दर्ज किया गया है। अरे बाप रे, सिर्फ एक? ये तो सच में मजेदार आंकड़ा है ना? अब खच्चर की बात करते हैं। सर्वाधिक झज्जर और रेवाड़ी में, सबसे कम पानीपत में। गधे सर्वाधिक पलवल और गुरुग्राम में हैं और सबसे कम अंबाला में। सूअर सर्वाधिक सोनीपत और झज्जर में, सबसे कम नूह और महेंद्रगढ़ में। और कुत्तों का क्या डेटा है? सर्वाधिक कुत्ते गुरुग्राम और भिवानी में हैं और सबसे कम नूह और पलवल में। गुरुग्राम में कुत्तों और घोड़ों का ज्यादा होना सीधा सीधा शहरी पेट कल्चर और लाइफस्टाइल को दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। और अब एक ऐसे जानवर की बात करते हैं जो अपनी भौगोलिक जरूरत के हिसाब से पाया जाता है, ऊंट। हाँ, ऊंट सर्वाधिक सिरसा और भिवानी में है, जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं। लेकिन सबसे कम अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। और संख्या है 0। हाँ, इन तीनों जिलों में एक भी ऊंट नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तरी हरियाणा के उन इलाकों में जहां सिंचाई और मशीनें हैं, वहां ऊंट की कोई जरूरत नहीं बची है। बिल्कुल। और इस सूची में 2 और जानवर बचे हैं। खरगोश सर्वाधिक नूह और जींद में है, सबसे कम यमुनानगर में। और सबसे विशाल जानवर? हाथी। सर्वाधिक हाथी बनसंतोर, जो यमुनानगर में है और कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि बनसंतोर का वन क्षेत्र उनके लिए अनुकूल है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत नोट्स और डेटा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े फ्रेम में रखकर देखें तो ये आंकड़े हरियाणा के ग्रामीण और शहरी ढांचे की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर। हिसार, सिरसा, जींद और भिवानी जैसे जिले पशुधन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरते हैं। यहाँ कृषि और पशुपालन आज भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जबकि दूसरी तरफ पंचकुला और गुरुग्राम जैसे शहरी जिले, हालांकि गुरुग्राम में पेट कल्चर और कुछ विशेष मामले अपवाद हैं, कुल मिलाकर इस सूची में नीचे आते हैं। ये सीधा सीधा ग्रामीण बनाम शहरीकरण का एक नक्शा है। सही कहा। ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये समाज के विकास का एक जीता जागता दस्तावेज है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक विचार है जो दिमाग में आता है। कैसा विचार? आधुनिक तकनीक और शहरीकरण के इस बहुत ही तेज दौर में जहां हम पशुओं के लिए आधार कार्ड बना रहे हैं, उनके लिए मसाज पार्लर जैसी आधुनिक अवधारणाएं आ गई हैं, वहां भविष्य में होने वाली जनगणनाओं में इंसान और पशु के इस पारंपरिक आर्थिक संबंध का स्वरूप क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या आने वाले दशकों में ये डेटा सिकुड़कर सिर्फ कुछ बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स तक सीमित रह जाएगा, या फिर तकनीक इसे एक ऐसा नया और अप्रत्याशित रूप देगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या मशीनें पूरी तरह से इस रिश्ते को बदल देंगी या तकनीक इसे और भी करीब ले आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले दशकों का डेटा ही बता पाएगा। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।